शुक्रवार को राजधानी भोपाल में एक साथ दो कार्यक्रम चल रहे थे। एक में मेहमान थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो दूसरे में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। शिवराज महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी बांट रहे थे, तो कमलनाथ पान उत्पादक चौरसिया समाज के सम्मेलन में मौजूद थे। लेकिन दोनों के संबोधन का मुद्दा एक ही था, नारी सम्मान। शिवराज नारी सम्मान का अपना संकल्प दोहरा रहे थे, तो वहीं कमलनाथ इसी पर सरकार को घेर रहे थे। महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे कन्या विवाह हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, ये अनेक योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। इन सशक्तिकरण का एक पक्ष है वो आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित परिवेश में एक स्वाभिमानी जीवन जिए। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के घर पर बुलडोजर भी चलाए। जब कहीं बहन या बेटी रिपोर्ट लिखवाने जाती थी तो पहले अलग से ऊर्जा डेस्क नहीं थी, इसलिए पहले 950 थानों में ऊर्जा डेस्क की स्थापना की गई, जहां महिला पुलिसकर्मी ही बहनों की बात सुनती है ताकि सहजता के साथ जो घटना हुई है उसको वो बता सके। सबसे ज़्यादा बच्चियां यहाँ मिसिंग है, सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है। नंबर 1 है मध्य प्रदेश हर चीज़ों में। कमलनाथ ने महिला सम्मान को लेकर शिवराज सरकार को घेरा, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जवाब देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने हर वो प्रयास किया है जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े। कभी कभी कोई व्यक्ति संकल्प ले ले, ये अलग विषय होता है, और संकल्प को धरातल पर उतारना, यह संकल्प की सिद्धि कही जाए। लाडली लक्ष्मी के बाद जब बेटी बचाओ अभियान चला, लिंगानुपात जब गड़बड़ा गया प्रदेश के अंदर, तो स्वयं मुख्यमंत्री की गतिया से उस अभियान पर चले, और उसी का परिणाम ये हुआ कि मातृशक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, और आज हमने उसमें सफलता पाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़े। भाव की पवित्रता की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नारी शक्ति के आत्मबल को बढ़ाने के लिए जो जो किया जा सकता है वह सब किया। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई में महिला कल्याण को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, और हो भी क्यों ना, सवाल आधी आबादी का जो है। बीजेपी लाडली बेटी, लाडली बहना, मेधावी छात्रा जैसी योजनाओं से महिला वोटर्स को स्वाद रही है, तो कांग्रेस ने 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर वाली नारी सम्मान योजना लॉन्च कर रखी है। अब कांग्रेस महिलाओं पर अत्याचार को लेकर सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी इसे चुनावी प्रलाप बतवा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि महिलाएं कांग्रेस के आरोपों पर मुहर लगाती है या शिवराज को आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शक्ति सम्मान घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु में क्यों आ रही नारी? बहन बेटियों के असुरक्षित होने के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसकी योजनाएं और नीतियां ज्यादा महिला हितैषी? क्या चुनावी कल्याण के लिए जागी शक्ति की भक्ति? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल तैयार है, और इस चुनावी माहौल में दोनों राजनीतिक दल अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित हैं, तो उसमें एक बिंदु है आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिला उत्थान।
इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने तमाम बातें की हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना अस्तित्व में लाई और उसकी शुरुआत भी कर दी है। अभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको, जो टॉपर्स हैं, उनको स्कूटी देने की बात है। मेधावी छात्र छात्रा योजना है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे आधी आबादी को एक संबल मिला है। वहीं कांग्रेस महिला सम्मान योजना और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की भी बात कर रही है, जो सीधे सीधे घर से जुड़ा है। और घर का मतलब है, घर का संचालन हमारे समाज में ज़्यादातर आधी आबादी के हाथ में होता है। तो जो घरेलू बजट होता है उसमें एक बहुत राहत मिलती है इस प्रकार की योजनाओं से। तो अब इन दोनों में कौन सा दल है जो आधी आबादी के हित में ज़्यादा काम करने की बात कर रहा है, ये समझना आधी आबादी को ही पड़ेगा। दूसरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि उन्होंने नारियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं कमलनाथ जी ने आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश है, सभी प्रकार के अपराधों में नंबर 1 है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। मृणाल पंत जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, सवाल उठा है आपके ऊपर कि ये जो योजनाएं हैं, ये जो दावे हैं, ये सब खोखले हैं, क्योंकि जब महिला सुरक्षा की बात आती है, महिला अपराधों की बात आती है, तो महिला सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश कहीं पिछड़ा नजर आता है और अपराधों में नंबर 1 पर काबिज दिखता है। क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हमने महिलाओं के साथ या बालिकाओं के साथ यौनाचार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का काम किया। और आप देखेंगे कि विगत 3 वर्ष का अगर हम आंकड़ा उठा के देखते हैं तो हम पाते हैं कि 14 लोगों को मृत्युदंड होने का काम यहाँ पर होता है। आजीवन कारावास 824 लोगों को इस प्रकार के अपराध में होने का काम हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चले हैं। 10 साल से अधिक की सजा 1812 लोगों को हुई है। 5 साल से अधिक की सजा 397 लोगों को हुई है और 5 साल से कम की सजा 1029 लोगों को हुई है। कुल 4076 लोगों को इस प्रकार के अपराध में न सिर्फ अपराध पंजीबद्ध किया, अपितु फास्ट ट्रैक में मामलों को चलाकर और सजा के प्रावधान तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी हमने काम करने का काम किया। और कौन से काम, तो आप देखेंगे अभी लेटेस्ट में लाडली बहना योजना से लगाकर तो लाडली लक्ष्मी तक के, और तमाम वो काम जिनके तहत महिला, विशेष करके बालिकाएं स्कूल जा सके, स्कूल के बाद में कॉलेज की पढ़ाई कर सके, उसके लिए प्रोत्साहन, विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान और विवाह निकाह योजना। तो ऐसे ये तमाम जो योजना है, इनके माध्यम से हमने जहां एक तरफ महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है, सशक्त करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ हमने प्रतिभावान छात्राओं को नौकरी में भी आरक्षण देने का काम किया है। 33% आरक्षण पुलिस की भर्ती में है, 50% आरक्षण शिक्षक भर्ती में है, 50% ही आरक्षण स्थानीय निकाय के चुनाव में है। तो इस प्रकार से उनको बेहतरी में कैसे पहुंचाया जा सके, इस दिशा में सिर्फ हमने मुंह से बोलने का काम नहीं किया, हमारे कर्तृत्व में करके बताने का काम किया जी। क्योंकि बोलने का तो सब बोल रहे हैं, अभी कांग्रेस बोल रही, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पर करता कोई नहीं है। करता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही इस प्रकार के काम परिणाम की तरफ पहुंचने का काम होता है, हुआ है और आगे भी होगा। ये बहनों की शक्ति, ये माताओं की शक्ति और समाज के अंदर मुख्य धारा में बराबरी पे आ सके। लिंग अनुपात जो एक बहुत बड़ा अंतर था पुरुष और महिला लिंग अनुपात में, वो लाडली लक्ष्मी योजना आने के बाद से काफी कुछ बराबर की स्थिति में पहुंचने का हुआ है। इसलिए हुआ है कि जो बेटी का जन्म ही अभिशाप था
उसको वरदान में बदलने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। उन्होंने रिश्ते बनाने का काम किया। वो बहना के भाई है, वो भांजियों के मामा है। प्रतिक्रिया ले तौर पर प्रतिक्रिया ले लेता। मृणाल जी, देखिए ये इन्होंने जिस प्रकार का एक विस्तृत विवरण दिया है महिला सशक्तिकरण पे, तो वो ऐसा है कि महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश को शिवराज सरकार ने स्वर्ग बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। क्या कहें? बड़ा आश्चर्य होता है मुझे ये सुनकर कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए स्वर्ग बन गया। कैसा स्वर्ग है जहां पर 38,000 बालिकाएं प्रतिवर्ष अपहरण कर ली जाती हैं, और खासकर आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े गांवों से। मध्य प्रदेश नंबर 1 है लड़कियों के अपहरण के माध्यम में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत, शिवराज जी के मुख्यमंत्रित्व काल के तहत। और लगातार ये संख्या इसी तरह की बनी हुई है। मध्य प्रदेश कई सालों से इसमें शीर्ष क्रम पे है, इसमें कोई कमी नहीं आई। कितने दुर्भाग्य की बात है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्कूल से लौटती हुई लड़कियां सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे उनको सरेआम खींच लेते हैं। दमों की घटना सामने है। अंधकार में और अहंकार में इतने मस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कि एक बालिका का 4 लोग बलात्कार करते हैं, 2 दिन तक रिपोर्ट दें। कैसे मध्य प्रदेश स्वर्ग है, मुझे समझ नहीं आता। एक योजना जरूर लागू की है, लेकिन मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पहले जब घोषणा की थी कि प्रत्येक महिला को, प्रत्येक परिवार को जो महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, उसको राहत देते हुए 1,500-2,000 रुपए उसके खाते में डालेंगे। उस योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने चुराई हुई योजना को अपना बता के केवल 1,000 रुपए मध्य प्रदेश की महिलाओं को देना चालू किया। उसमें भी तमाम बंधन लगा दिए। जिसके घर में गाड़ी है उसको नहीं देंगे, जो शासकीय कर्मचारी है उसको नहीं देंगे, जो बंगले में रहता है उसको नहीं देंगे, जिसकी उम्र 21 साल नहीं है उसको नहीं देंगे। और लोगों को योजना में शामिल करके उसका लाभ देने की जगह नियम ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश की 3.25 करोड़ में से मात्र 1 करोड़ महिलाओं के हाथ बमुश्किल वो 1,000 रुपए पहुंच रहे हैं। ये कैसी महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार है? महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार तो कमलनाथ जी की सरकार, और जो आने वाली सरकार है उसने जो नीति और नीयत प्रस्तुत की है वो महिलाओं को सम्मान देगी। जब हर महिला के खाते में बिना किसी बंधन के 1,500 रुपए प्रति माह पहुंचना चालू होंगे। महिलाओं को सम्मान और राहत तब मिलेगी जब गैस सिलेंडर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 400 रुपए में मिलने वाला 1,100 रुपए में पहुंचा दिया, वो वापस 500 रुपए में मिलना शुरू होगा। महिलाओं को राहत तब मिलेगी जब उनके परिवार के बिजली बिल में शुरू की 100 यूनिट पूरी माफ और उसके बाद की 100-200 यूनिट का बिल आधा आना लगेगा। महिलाओं को राहत तब मिलेगी जब उन किसान परिवारों की महिलाओं के हाथ में पैसे बचेंगे जिन किसान परिवारों के 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल माफ होंगे। इस तरह का एक नेता जब होता है तब महिलाओं को राहत मिलती है। शिवराज सिंह जी की सरकार ने ये योजनाएं जो चालू की हैं, ये केवल चुनाव तक के लिए है। जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे, ना इनके पास नीति है, ना नियत है, ना कार्यक्रम है उन संसाधनों को जुटाने का कि ये योजना जारी रख सकें। वो काम केवल कमलनाथ जी ही कर सकते हैं, जो नए नए स्रोत रेवेन्यू बढ़ाने की मध्य प्रदेश में ढूंढ सकें और नियमित तौर पर महिलाओं को लाभ देने वाली योजनाएं जारी रख सकें। ये काम शिवराज सिंह जी की सरकार नहीं कर सकती। कर्ज लेके घी पिलाने का काम, वो भी 2-4 महीने के लिए, जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। ये सरकार जानती है कि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ढर्रे पर ही मध्य प्रदेश चलता रहा तो 4-6 महीने से ज्यादा ये सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को चला नहीं पाएगी, क्योंकि वो संसाधन इस सरकार के पास नहीं है। वो संसाधन इकट्ठे करने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल कमलनाथ जी जैसा प्रगतिशील और विचारवान नेतृत्व ही कर सकता है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, देवदत्त दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। देखिए देवदत्त जी, ये बात तो सही है, अभी लाडली बहना योजना के लिए जो राशि तमाम जो अन्य विभागों के मद हैं उनको काटकर एकत्रित की जा रही है, तो रेवेन्यू सोर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना को पोषित करने के लिए, इस योजना की निरंतरता के लिए जो रेवेन्यू है उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और वही कांग्रेस के लिए भी वही चुनौती है, क्योंकि जब सरकार आएगी तो सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस ने यही कहा है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। अब ये और चढ़ेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, जिस तरह की होड़
पूरे देश में शामिल हो गई है। आप पार्टी से लेके कांग्रेस, भाजपा सब जिस होड़ में शामिल हो गए हैं, उसमें बड़ा मुश्किल दिखाई देता है कि भविष्य में आर्थिक व्यवस्था कैसे चरमराएगी और कैसे हम उन लोगों को सांत्वना दिला पाएंगे जो मेहनत कश लोग हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं और उनको कुछ राहत नहीं मिलती। देखिए, जिस तरह की आधी आबादी को लेकर फोकस किया है, ये राजनीतिक दृष्टि से ठीक है, सरकार बनाने के लिए ठीक है, लेकिन हमें प्रदेश और देश की स्थिति भी देखना है कि कहीं इससे चीज़ें और न बिगड़ जाएं। असंतुलन बढ़ रहा है, कई मैं देख रहा हूँ कि कटौती करके इसमें राशि डाली जा रही है और उस राशि का कितना समाज के सशक्तिकरण उपयोग हुआ, क्या जिन कामों को रोक रहे क्या उनका लाभ उसमें समायोजित हो जाएगा। तो ये एक दल करेगा ये हो नहीं सकता, क्योंकि वोट है, जैसे प्रत्याशी जाति के आधार पर देते तो फिर उसी जाति का दूसरा दल भी देता है। एक बांट रहा है, सबको बांटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, अन्यथा वो कहेंगे। मुझे लगता है फिरोज जी, ये ऐसा चुनाव है जिसमें हम पत्रकारों के लिए द्वंद्व होगा कि कौन सरकार बन रही, क्योंकि दोनों तरफ से ऑफर चल रहे हैं। मतदाता लास्ट टाइम में किसको सोचता है और प्रत्याशी चयन में द्वंद्व है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा द्वंद इस बार मतदाता और खासकर महिला मतदाता के मन में रहेगा कि हम किसको वोट दें। ये 1000 देना शुरू कर दिए, वो 1500 देने वाले हैं, साथ में वो 500 का सिलेंडर भी देने वाले हैं और इधर और भी योजनाएं आने वाली। तो मुझे लगता है मतदाताओं के द्वंद वाला चुनाव होगा, दुविधा और द्वंद बढ़ाने वाला, कि आखिर वो जाते जाते मतदान केंद्र के अंदर उसकी तर्जनी किसका बटन दबाए, वो दोनों को देखेगा। जैसे हम बाजार में कई बार खड़े होते हैं, एक कहता है कि हम 25 रुपए दर्जन केले दे रहे हैं, दूसरा कहता है मैं 15 रुपए दर्जन केले दे रहे हैं, पता चली उसके केले की क्वालिटी ठीक नहीं है, फिर हम वापस वहीं आते हैं। तो जैसे हम झूलते हैं कई बार जो सामान्य मध्यम वर्गीय ऐसी मतदाताओं की स्थिति होती जा रही है। सशक्तिकरण के बहुत सारे माध्यम हैं, केवल पैसा दे के ही सशक्तिकरण हुआ जाए ये अवधारणा अभी ठीक लगती है, लेकिन बुनियादी चीज तो क्या है, बुनियादी चीज बहुत अलग है। बहुत समाज को अलग दिशा देने की जरूरत है, कर्मठ हाथों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, कर्मठता को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें कि कर्म प्रधान बताया गया है, गीता का पूरा निचोड़ वही है, और चाहे हम किसी एक सामान्य परिवारों की दृष्टि से देख लें कि जब परिवार में एक बेटा काम करता है और जो अकर्मण्य रहते हैं तो फिर वो कुछ अलग चाहता है अपने लिए कि हमारे लिए अलग महत्व मिले, और जो अकर्मण्य है, जो या तो नशे की गिरफ्त में है या अपराध में, तो उनको अलग महत्व मिले। तो ये जो प्रतिक्रिया एक तरह से जी राज्यपाल जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि घोषणाएं तो ठीक हैं, लेकिन रेवेन्यू सोर्स कैसे मेंटेन करेंगे। हालांकि जब सरकार गई थी तो आपके ऊपर ये आरोप लगा था कि शिवराज जी ने खजाना खाली छोड़ा है, उसके बाद फिर आपकी सरकार आ गई तो उन्होंने कहा खजाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आरोप ये है कि कर्ज लेकर घी पीने वाली सरकार है ये। देखिए, डबल स्टैंडर्ड की बात है ये, कांग्रेस का दो मुहा और दोगलापन ये सामने आता है। जी। जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो संबल जैसी कल्याणकारी योजना ये के बंद कर देते हैं कि मध्य प्रदेश का सरकार का खजाना खाली है, जबकि वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना देते हैं। कमलनाथ जी के सहयोगी और आसपास के लोगों के यहाँ छापे पड़ते तो 500 करोड़ रुपए उनके यहाँ प्राप्त होते हैं, पर मध्य प्रदेश का खजाना खाली है। ये के गरीब संबल योजना में जिस गरीब को 4 लाख कमलनाथ जी क्या कोई राशि नहीं मिली, पंचायत के माध्यम से अंत्येष्टि के लिए 5000 रुपए मिलते थे, वो राशि भी कमलनाथ जी की सरकार के समय बंद हो गई थी। क्यों? ये कि सरकार का खजाना खाली है। और आज जब ये सत्ता में नहीं है तो क्या कह रहे हैं कमलनाथ जी के प्रवक्ता आदरणीय मनाल जी, तो मनाल जी ये कह रहे हैं कि साहब हमारे कमलनाथ जी का ऐसा विजन है कि वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो भैया, जब 15 महीने की जब सरकार थी आपकी तो रेवेन्यू जनरेट करके संबल तो बंद मत करते। उस गरीब के बेचारे की जो संबल एक योजना थी, जो एक अम्ब्रेला के नीचे 36 प्रकार की योजनाएं थी जिनके माध्यम से उसका जीवन स्तर ऊंचा उठने की संभावना थी, वो बेहतरी की ओर बढ़ रहा था, उसको रोक दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, निकाय योजना चल रही थी, उस योजना को रोक दिया। आपने कहा कि हम तो 27-25 हजार नहीं, हम तो 51,000 देंगे, 51 पैसे नहीं दिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हमारे बोल वचन अलग रहेंगे,
और जब हम विपक्ष में रहेंगे, सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो बोल बच्चन अलग रहेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सुंदरकांड का पाठ कांग्रेस कार्यालय पे नहीं करेंगे, पर जब सत्ता में आने के लिए तड़पते रहेंगे तब हम सुंदरकांड भी करेंगे और पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जाके वो भी चढ़ाएंगे, बिलपत्र भी चढ़ाएंगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात है मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब ये कह रहा कि साहब हम सत्ता में आएंगे तो 1500 रुपए देंगे बहनों को, और बिल्कुल देंगे। तो ये पहले भी बोला था आपने कि सत्ता में आएंगे तो 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, फिर लाल पीले गुलाबी सफेद फॉर्म क्यों भरवाए, फिर 2 लाख तक के कर्जे सब किसानों के माफ क्यों नहीं हुए, फिर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होना था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 5,000 करोड़ का कर्जा माफ करके उठ के मुंह में जीरा क्यों करा आपने, कर्जे की गठरी किसान के सिर पे क्यों चढ़ाई आपने, उसको डिफॉल्टर करके उसको सिविल क्यों बिगाड़ा आपने। तो ऐसे कई सारे प्रश्न है जो जनता इनसे चुनाव के समय पूछेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब के रूप में ये कुछ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कुछ करा ही नहीं इनने। जब इनको अवसर मिला तो ये सिर्फ एक अधिकारी का ट्रांसफर सवेरे जो एक नेताजी के कहने पे करते थे, दोपहर में दूसरे नेताजी के कहने पे उसी को हटाते थे, फिर लाते थे। एक एक अधिकारी के 3-3 बार ट्रांसफर, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने वाले क्या जनता के कष्ट को समझेंगे मृणाल जी, और क्या दूर करेंगे? जी मृणाल जी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार को और शासकीय संस्थानों को, भवनों को दलाली का अड्डा तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अन्यथा ऐसा क्यों कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, चुनाव के मात्र 1-2 महीना पहले हर बार सतपुड़ा भवन में आग लगती है और भ्रष्टाचार की हजारों फाइलें आग के गर्द कर दी जाती है। किस बात से डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? इस बात से कि सरकार बदलेगी तो भ्रष्टाचार करके मध्य प्रदेश की जनता का खून चूस चूस कर जितना भी अंधी कमाई की है उसका फंदा उनके गले में टलेगा। इस बात के लिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस बात का जवाब देना पड़ेगा? 3-3 बार। अब आपने पूरी बात कही, कोई मुझे जवाब देने दीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है। कोई भर्ती हो, एक पहली वाली परीक्षा हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के कॉलेज में पढ़ने वाले सारे लोग सिलेक्ट हो गए, और इस बार पटवारी की भर्ती की परीक्षा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कॉलेज में एग्जाम देने वाले कई सैकड़ों लोग सिलेक्ट हो गए। एक के बाद एक भर्तियों में घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्यों सामने आते हैं? क्यों व्यापम की परंपरा मामा शिवराज जी के दूसरी बार वापस अभी मुख्यमंत्री बनते ही पुनः दोहराई जाने लगी है? कारम डैम कोई कांग्रेस की सरकार में तो नहीं फूटा था। अभी इस बारिश में दमोह का बांध कांग्रेस की सरकार में तो नहीं फूटा था। ई टेंडर का घोटाला कांग्रेस की सरकार में तो नहीं हुआ था, आपकी सरकार में हुआ था। तो घोटालेबाजों की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी बात आपका कष्ट में समझ सकता हूं। इस बात पे दुखी क्यों हो रहा है कि कमलनाथ जी की सरकार ने बहनों बेटियों को मिलने वाली कन्यादान राशि बढ़ा के 51,000 कर दी। आप विपक्ष में हैं तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना। महिलाओं को राहत ही मिल रही है। 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने दिए, कितनी खुशी की बात है, इसका स्वागत करें आप। संबल योजना को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं। संबल योजना से 4 गुना फायदा कमलनाथ जी की सरकार ने दिया है। नया सवेरा आपकी योजना नाम की सरकार थी, लोगों को कोई राहत नहीं मिलती थी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। लाभ देने का काम अगर किसी ने किया है तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। नया सवेरा में संबल से 4 गुना ज्यादा लोगों ने मध्य प्रदेश में लाभ पाया है। नया सवेरा में संबल से 4-4 गुना राशि लोगों के खातों में गई है। जितनी यशपाल जी आप भी बोल लीजिए। मृणाल जी कंटिन्यू रखिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि तो जितनी राहत कमलनाथ जी की सरकार ने लोगों को दी है, आकस्मिक चिकित्सा योजना में जितनी राहत मात्र 1 साल के कार्यकाल में कमलनाथ जी की सरकार ने दी, वो आपकी सरकार से 3 गुना है। और ये झूठे आंकड़े मत गिनाइए। जरा मध्य प्रदेश की जनता को बताइए कि मध्य प्रदेश में 2021 में 3,000 महिलाओं का रेप हुआ है। आप जो आंकड़े गिना रहे हैं, इन आंकड़ों के बारे में कृपया मध्य प्रदेश की जनता को ये भी बताइए। इस दौरान कितने लोगों को आपकी कोर्टों ने छोड़ने। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश में किसी दुष्कर्मी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मृणाल जी, राजपाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ देवदत्त जी। कुल मिलाकर दोनों दलों ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में और आधी आबादी को साधने की दिशा में दोनों दलों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। दोनों के अपने अपने वादे हैं, दावे हैं। लेकिन 15 महीने की सरकार और 18 साल की सरकार का आकलन किसी भी दृष्टिकोण से करना उचित नहीं है। 15 महीने में और 18 साल की सरकार में, अब अगर 2003 में और 2023 में अगर तुलना करेंगे तो
अगर 2003 से 23 तक कुछ नहीं बदलेगा तो फिर 20 साल कैसे, फिर तो सवाल उठेंगे। लेकिन क्या जिस गति से बदलना चाहिए था उस गति से बदला? अगर कांग्रेस ये बताने में सफल रही कि जो इन्होंने 20 साल में किया है वो हम 5 साल में कर सकते हैं, तो फिर एक दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल आ जाता। कुल मिलाकर चुनौती है, लेकिन इस बार द्वंद्व तगड़ा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सरकार, किसी भी दल की हो, खामियां भी होती हैं, उपलब्धियां भी होती हैं। ये कोई जादुई चिराग तो है नहीं इन लोगों के पास कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब असल बात यही है कि चुनाव कहाँ जा रहा है। क्या प्रत्याशी भी दोनों जगह अच्छे और बुरे होते हैं, नेता भी अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन चुनाव कहाँ जा रहा है? चुनाव जा रहा है कि कौन हमें क्या दे रहा है, और कौन ज्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है, कौन पक्के में देगा, कौन नहीं देगा। तो चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। अन्यथा दोनों दलों की अपनी अपनी इतिहास है, खामियों का भी, उपलब्धियों का भी, और लेकिन चुनाव की दिशा तय करनी होगी कि हम आकलन कर्म के आधार पर कर रहे हैं, रेवड़ी के आधार पर कर रहे हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में दोनों दल आधी आबादी के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, झोंक रहे हैं, लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि आधी आबादी किसकी तरफ अपना झुकाव रखेगी, किसकी तरफ झुकेगी। और जिस तरफ आधी आबादी का मूवमेंट हो गया, जिस तरफ आधी आबादी का समर्थन हो गया, वो सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएगी। वो दल सरकार बना लेगा बिना किसी शंका के, बिना किसी शुबा के। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।